बाल काटने के बाद उसने बाल फर्श पे फैला दिए थे और फिर से वही खंजर वाला हाथ तहमीना के सीने पे लेके आई थी। तहमीना ने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली कि बस जिंदगी अब खत्म हुई कि उसी लम्हे उसने देखा वो खंजर की नोक से उसके वजूद पे जो लिबास था वो उस लिबास को काटती जा रही थी। यहां तक कि उसने उसके सामने वाले लिबास को इस अंदाज में खंजर घुमाया कि उसकी कमीज को फाड़ दिया। उसका जिस्म नीम उरिया हो गया और उसी लम्हे जैसे उसको लगा कि पहले इसने मेरे बाल काटे हैं और उसके बाद इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, ये कौन है और ये क्या चाहती है। पता नहीं कैसे उसी वक्त तहमीना के दिल के अंदर एक ख्याल आया, एक आखिरी कोशिश तो करूं जिंदगी की। मारना तो उसने वैसे ही है, मुझे मार डालेगी, ये खंजर बता रहा है, उसका हरकतें बता रही हैं, ये मुझे मारने के लिए आई है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो उसी वक्त वो सहमी हुई डरी हुई लड़की जो अभी तक मदहोश सी थी, चीख तक नहीं मार पाई थी, एकदम से जब उसने देखा वो उसके कपड़ों को खंजर से काट चुकी है तो उसके बाजुओं को भी काटने लगी। बाजुओं को नहीं, बाजुओं पे पहने हुए उस कमीज को, पहले एक बाजू का कमीज सारी काट दी, फिर दूसरे बाजू की कमीज काट दी और कमीज को पहले उसने सीने से दरमियान से काटा था और फिर बाजू काट दिए थे। अब वो नीचे वाले हिस्से को काटने लगी थी कि उसी वक्त वो पीछे हुई, शायद उसकी पहनी हुई शलवार को वो काटना चाहती थी कि उसी वक्त तहमीना ने, जो इतनी देर में जब तक वो उसके सामने से कपड़े काटती रही, बाजू काटती रही, वो शायद फैसला कर चुकी थी और उसने अपनी टांग को उठाया। अब वो उसकी टांग की रेंज में खड़ी थी और क्योंकि वो अब शायद शलवार काटना चाह रही थी कि उसी लम्हे उसने जोर से टांग उसके सीने में मारी। इतनी जोर से सीने में टांग मारी कि उसके लिए शायद वो भी तैयार नहीं थी, कि जो इतनी खौफजदा हो पा रही है कि मैंने उसके चेहरे से हाथ भी उठा लिया है, ना वो चीख मार पा रही है, थर थर करता कांपता उसका वजूद है, ये भला क्या मेरा नुकसान करेगी। लेकिन उस कमजोर सी तहमीना ने ऐसी एक जोरदार उसको लात मारी कि वो ठा करके दीवार के साथ जा लगी और यही मौका था उसके पास भागने का। वो तेजी से भागती हुई, इतनी तेजी से भागी कि जिंदगी बचाने का एक ही मौका है। पहले भी वो जो भागी थी शायद इतनी तेज नहीं भागी थी। वो तेजी से भागती हुई सीढ़ियों तक तो पहुंच गई। कितनी कदम उसने सीढ़ियों पे रखे उसको ये भी याद नहीं, बस इतना याद है वो सीढ़ियों से लुढ़कना शुरू हो गई और ऐसी लुढ़कती हुई नीचे जाके धड़म से गिरी कि जैसे बेहोश सी हो गई। मां को एक गिरने की जोरदार आवाज आई, मां भागती हुई आई और भाई भी आया तो देखा बहन की हालत ही और थी। भागा वो अंदर से, चादर उठा के लाया। मां ने जल्दी से चादर डाली, उसके वजूद को ढांपा जो उसके बाजू और आगे से कमीज फट चुकी थी। मां ने बेटी को थामा, जल्दी से उसके मुंह में पानी डाला। भाई परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। मां ने उससे पूछा, तहमीना क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो उसने खौफजदा निगाहों से ऊपर छत की तरफ देखा। भाई इशारे को समझते ही तेजी से छत की तरफ गया। सीढ़ियां चढ़ते ही वो ऊपर पहुंचा। उसने पूरी छत पे देख लिया, कहीं पे कुछ भी तो नहीं था। वो देख के इधर उधर देखता रहा, साइडों पे झांकता रहा, इधर उधर हर जगह पे देख लिया, कोई भी नहीं था। तो वो नीचे आ गया और मां से बोला, मां ऊपर तो कोई नहीं है। इतनी देर में अब उसके हवास कुछ बेहतर हो चुके थे। वो बोली, स्टोर में। और भाई को लगा जो भी है वो स्टोर में तो नहीं देख के आया था। अब जब वो ऊपर जाने लगा तो वो तैयारी के साथ उसने एक बड़ा सा डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया और दोनों हाथों में मजबूती से डंडे को पकड़े हुए वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। उसने देखा स्टोर का दरवाजा खुला हुआ है। जिसने भी मेरी बहन की हालत की थी उसकी आंखों में एक शदीद गुस्सा था। वो गुस्से से पागल हो गया था कि किसने मेरी बहन के साथ ये किया है। वो अपने हाथों में मजबूती से उस डंडे को पकड़े हुए जैसे ही उस स्टोर के अंदर दाखिल हुआ कि अगर जो भी हुआ तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। लेकिन उसने देखा लाइट जल रही है, स्टोर में कोई भी नहीं है सिवाय उन बालों के जो फर्श के ऊपर पड़े हुए थे, उसकी बहन के कटे हुए बाल। और वो इधर उधर देखता रहा। उसने पूरे स्टोर रूम को छान मारा, सिवाय कटे हुए बालों के वहां पे कुछ भी नहीं था। वो नीचे लौट आया और बहन के बालों की तरफ देख के और खौफजदा हो गया कि क्या हुआ, ये बाल ऊपर कटे पड़े हैं और पर तो कोई भी नहीं है।
अब वो और बेहतर हो चुकी थी और बोली, हाँ वो ऊपर ही है, वो नकाब वाली औरत। उसने कहा ऊपर तो कोई भी नहीं है। तब जब वो बेहतर हुई, माँ और भाई ने पूरी कहानी उससे सुनी, तो फौरन अपने मामू को, जो साथ वाली गली में रहते थे, उनको फोन किया। थोड़ी देर तक मामू पहुंच गए, उनको सारी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा ये तो हमें फौरन पुलिस को बताना होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। उस नकाब वाली औरत ने उसके ऊपर एक हमला किया है, उसके कपड़े इस तरह फाड़े हैं, उसको मारने की कोशिश की है। उसके बाद अगला कदम वो क्या करती बच्ची अगर अपने आप को ना बचाती तो। फौरी तौर पे पुलिस से राब्ता किया गया, और जब पुलिस गाड़ी के साथ उस मोहल्ले में आई तो मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए कि घर में पुलिस आई है, क्या हुआ है। सारे खैरियत पूछने के लिए पूछते हैं। कुछ औरतें अंदर आ गई, उन्होंने मर्दों को बाहर बताया कि कोई अजीब व गरीब वाकया हो चुका है। तो इर्द गिर्द के जो जानने वाले थे, मोहल्ले वाले थे, वो भी पुलिस के साथ अंदर आ गए। तब तहमीना ने उनको बताया कि यह पहली दफा नहीं था, पहली दफा यह उस वक्त हुआ था जब वो एकेडमी से अकेली आ रही थी। यह नकाबपोश औरत उनको वहां पे मिली थी और उसने कहा था आज तो बच गई, फिर मिलेंगे। और आज इस तरह वो ऊपर बैठी थी और वो आई और उसने उसके बाल काटे और उसके कपड़े फाड़ डाले। तो पुलिस वालों ने पूरी कार्रवाई जो करनी होती है, लिखना होता है, वो सारी बयान लिए, कार्रवाई की, ऊपर जाके जगह देखा, इधर उधर देखा कि जो एक कार्रवाई उन्हें करनी होती है कि कहां से कोई चढ़ी होगी औरत, कहां गई होगी, इधर उधर ये वो, उनको कोई सुराग ना मिला। अब मोहल्ले वाले कुछ दिलासा दे रहे थे, ज्यादातर बातें कर रहे थे, वो भी कैसी खौफनाक सी। ये औरत नहीं है, ये कोई डाइन है जो मोहल्ले में आई हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी एक वाकया सुना है, हमारी एक जानने वाली हैं, उनके मोहल्ले में भी ऐसा वाकया हुआ है। वहां पे भी कोई इस तरह की डाइन आई थी, उसने भी यही किया था, उसके बाल काटे थे और उसके कपड़े फाड़ डाले थे खंजर से। अब उस घर के अंदर कुछ लोग दिलासा दे रहे हैं अल्लाह खैर करेगा, जिंदगी बच गई, कोई बात नहीं, ये है वो है। और बाकी कह रहे हैं हाँ हाँ बहन तुम ठीक कह रही हो, कोई डाइन का ही काम हो सकता है, भला क्यों कोई औरत आके कपड़े काटेगी, कोई औरत क्यों आके बाल काटेगी, पता नहीं कौन औरत है, ये तो कोई डाइन है बहन, हम तो अपनी बेटी को बचा के रखेंगे। और इस तरह की बातें करते करते सारे आहिस्ता आहिस्ता चले गए। मामला अब यहां तक पहुंच गया कि पुलिस, डेफिनेटली एक नया केस आया था अजीबोगरीब सा, उस पर उलझी हुई थी कि पता लगा एक और उसी मोहल्ले की लड़की के साथ सेम ऐसा ही वाकया हुआ था कि उस औरत ने उसको भी इस तरह आके दबोच लिया था। वो घर में शाम के टाइम अकेली थी, उसकी अम्मी कहीं गई हुई थी और वो औरत अंदर आई इस अंदाज में कि उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा शायद माँ आई होगी, वो घर में अकेली थी, और उसने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर वो औरत खड़ी थी। उसको धक्का देके अंदर इस अंदाज में दाखिल हुई कि उसने उसके मुंह पे हाथ रख लिया और खंजर उसके गले पे रख लिया। और वो पहले से डरी हुई थी, वाकया उसने भी एक औरत का सुन रखा था, तो वो जल्दी से उसको लेके, वो डाइन टाइप औरत उसको अंदर गई और वैसे ही जाके उसने उसके बाल काट दिए और उसके कपड़ों को इस तरह फाड़ दिया कि एकदम से उस लड़की में भी हिम्मत आई, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो वो दौड़ी और कहाँ गायब हो गई उस लड़की को नहीं पता था। उसकी माँ जल्दी से वापस आ गई, कल मोहल्ले वाले जमा हो गए तो पता लगा एक औरत आई थी और जो उसका हुलिया था और उसका जो लिबास था और उसका जो नकाब का सब कुछ वही था जैसे तहमीना ने बताया था। वो इस लड़की के बाल काट के उसके कपड़े फाड़ने के बाद क्या करती कि वो चीख पड़ी कि वो भाग गई। अब मोहल्ले में ये दूसरा वाकया था, एक खौफ व हरास फैल गया। अब फिर तीसरा वाकया, फिर चौथा जब वाकया हुआ तो लोगों ने अपनी अपनी जवान बेटियों को, क्योंकि ये वाकया सिर्फ जवान लड़कियों के साथ हो रहा था, औरतों या मर्दों के साथ या लड़कों के साथ नहीं हो रहा था, अपनी जवान बेटियों को अपने रिश्तेदारों के पास दूर दराज शहरों में भेज दिया। अब सब डरे हुए थे, ये पूरी दूर दूर खबर फैल चुकी थी कि एक डाइन है जो नकाब में है और वो आके लड़कियों पे हमला करती है, बाल काटती है, कपड़े फाड़ देती है, उसके बाद क्या करती है पता नहीं। अब पुलिस के लिए एक ऐसा खौफनाक माजरा बन चुका था कि एक हल होने में नहीं हो रहा था, एक के बाद एक आ रहा था। पुलिस ने गश्त भी तेज कर दी, बंदे भी छोड़ दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो डाइन का कोई सुराग नहीं था। तो जब ज्यादा केसेस हुए तो ये केस ऊपर तक पहुंचा, ऊपर मैनेजमेंट ने
राशिद खान जो स्पेशल ब्रांच में थे उनको स्पेशल टास्क दिया कि आप जाएं और वहां पे जाके सुराग लगाएं, वो कौन डाइन है, वो कौन औरत है, क्या माजरा है क्या नहीं। राशिद खान ने अपना चंद कपड़े रखे, बैग बनाया और ट्रेन के जरिए उसी गांव में उतरा। वो कहते हैं मैं जब स्टेशन पे उतरा तो स्टेशन खाली पड़ा हुआ था, शाम हो चुकी थी, थोड़ी ही देर के बाद रात होने वाली थी। मैंने सवारी के लिए देखा तो वहां पे कोई भी सवारी नहीं थी। मैंने स्टेशन वाले से पूछा कि भाई मैंने फलां थाने में जाना है, फलां गांव में, उसके लिए कोई सवारी कहां से मिलेगी? उसने कहा साहब अंधेरा होने से पहले पहले गांव वाले तो डर के चले जाते हैं, वहां पे माजरे ही इस तरह के हो रहे हैं, यहां कोई भी नहीं रुकता। तो आप मुसाफिर लगते हैं, कोई पहली दफा आए हैं? उन्होंने कहा हाँ यार पहली दफा आया हूं। तो उन्होंने कहा आपको या तो इधर रात को रुकना पड़ेगा स्टेशन, आप रात गुजार लें और सुबह टांगे और सवारियां आ जाएंगी, या फिर आप पैदल अगर हिम्मत है तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा पैदल आप ना जाए। उसने कहा पैदल कितना रास्ता है? उसने कहा कुछ ज्यादा तो नहीं है, आपको पौना घंटा लग सकता है। और उसने कहा क्या कोई बहुत सी भूल भुलैया हैं या सीधा सीधा? उसने कहा वो रास्ता सीधा सीधा है लेकिन खतरनाक है। उसने कहा ठीक है मुझे समझा दो। उन्होंने उसको रास्ता समझाया। वो अपना बैग लेके कंधे पे लटकाए उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। अब अंधेरा फैलता जा रहा था, वो कोई रोशनी का एहतमाम भी खास कर नहीं करके लाया था, बस चांद की रोशनी ही थी जो उसको आगे रास्ता दिखाती। तो वो तेज तेज चल रहा था कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकूं ताकि रास्ता भटक ना जाऊं। अंधेरी रात हो गई तो मैं कैसे पहुंचूंगा, नई जगह है। वो चलते चलते शायद उसने आधा घंटे का सफर तय किया होगा, अब 40 मिनट का सफर तय किया था, तकरीबन करीब शायद पहुंच ही चुका था कि उसको महसूस हुआ उसके पीछे कोई आ रहा है, चलने की आवाज आ रही है। अब एक पुलिस वाला था, अलर्ट था, ऐसे गांव में आ रहा था और अकेला था। तो उसने देखा जिस तरफ वो चल रहा है एक तरफ जमीनें हैं और दूसरी तरफ दरख्तों की लाइन बनी हुई है, और ये जो कच्चा सा रास्ता जा रहा है जिसके ऊपर वो चलता जा रहा है, जो भी है उसके पीछे आ रहा है। उसने कोशिश की कि आगे उसने देखा रास्ता मुड़ रहा है। उसने कहा जहां से मुड़ रहा है यही मेरे लिए फायदेमंद है। तो वो तेज तेज चलता हुआ जब उस रास्ते पे पहुंचा, जैसे ही मुड़ रहा था, वो जैसे ही मुड़ा वो एक दरख्त के पीछे छुप गया। और झड़क काफी बड़ा था, उसको छुपने की जगह भी मिल गई और वो छुप के देखना शुरू हो गया कौन है पीछे। जो रात के इस पहर, जब मुझे उस रेलवे स्टेशन वाले ने भी बता दिया कि यहाँ पे रात को कोई सफर नहीं करता, तो कौन है इतना बहादुर जो इस वक्त रात को सफर कर रहा है? ये कोई गड़बड़ जरूर है। पुलिस वाले होते हैं, उनकी एक चटी हिस्स होती है। उसने देखा कि एक शख्स जिसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, उसने काली चादर पूरे जिस्म पे लपेटी हुई है, उसका चेहरा छुपा हुआ है और एक बहुत बड़ा उसका डंडा है। वो मर्द है या औरत है ये वो अंधेरा हो चुका था, ये पहचान नहीं कर सका, लेकिन उसने ये देख लिया कि कोई है जो अब इधर उधर इस अंदाज में देख रहा है जिससे पता लगता था वो उसी के ही पीछे था। और उसको गायब होता देख के वो चौंक गया था। और जब उसने देखा वो इधर उधर देख रहा है तो मौके की तलाश में था। उसने बैग वहीं पे रखा कि ये थोड़ा सा उधर देखे और मैं इसके पीछे से इसको दबोच लूं। ऐसा ही हुआ। उसने जब कमर उसकी तरफ की तो राशिद खान ने एकदम से छलांग लगाई और उसको पीछे से दबोच लिया। लेकिन वो जो भी औरत थी या मर्द था बहुत फुर्तीली थी या बहुत फुर्तीला था। उसने दबोचा भी, लेकिन एकदम से वो घूमी और एकदम से एक लात रसीद की। राशिद खान दूर जा गिरा। वो फिर उठा और उसने देखा उसका डंडा जमीन पे गिर गया था। वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मैं उठा और उठ के मैंने एकदम से, इससे पहले कि वो डंडा उठाता, मैंने उसको लात मारी और वो दूर जा गिरा। वो अभी उठने ही लगा था कि मैंने भाग के उसकी टांग पकड़ ली। मैंने जैसी उसकी मजबूती से टांग पकड़ी, उसने एक और जोरदार लात मेरे सीने पे दोबारा मारी। मैं भी उसके लिए तैयार नहीं था। मैं नीचे जा गिरा और वो अपने डंडे तक पहुंच गया। उसने डंडे को जैसे ही पकड़ा, मेरे अगर वो डंडा पकड़ लेता तो यकीनन सी बात है, हमारी ड्यूटी में सिखाया जाता है, मुझे नुकसान पहुंचा देता। मैं फुर्तीले अंदाज में उठा और मैंने उसको जाके ऊपर से दबोच लिया। लेकिन मुझे लग रहा था इसको दबोचना काफी मुश्किल है। मैंने एक घुटना उसके सीने पर रख दिया और उसकी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। और उसी वक्त मुझे याद आया, मैंने फौरी तौर पे
अपना महकमे का वो यूट्यूब है, पॉलिसी होती है, वो इंग्लिश का लफ्ज़ ना निकले इसलिए उर्दू के लफ्ज़ ढूंढने पड़ते हैं, पिस्तौल निकाल के सीधा उसके माथे पे रख दिया कि अब हरकत की ना सीधी गोली अंदर घुसा दूंगा। तो नीचे वाला बोला, कौन है तू और रात के पहर इस वक्त यहां क्या कर रहा है? बजाय वो डरने के मुझसे सवाल पूछ रहा था, मैंने कहा तू कौन है और तू मुझसे कैसे सवाल कर रहा है ये? उसने कहा मैं इसी गांव का हूं और मैं इस वक्त ड्यूटी पे था कि तुझे मशकूक देखा तो इसलिए तुझे पकड़ने की कोशिश की। तू कौन है? मैंने कहा ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी तेरी? उसने कहा मैं एसएचओ हूं, थाने का एसएचओ, और मेरा नाम शकील है। मैंने उसी तरह पिस्तौल उस पर ताने हुए कहा, झूठ बोलता है तू एसएचओ है? उसने कहा अगर यकीन नहीं तो मेरी जेब में मेरा कार्ड पड़ा है, मेरा कार्ड निकाल के देख लो। अब वो जिस्म को ढीला कर चुका था, जैसे मुज़ाहमत ना कर रहा, और मैंने उसी तरह चुकन्ना हो गए कहीं अगर ये हरकत की इसने कुछ नहीं की, मैं तैयार था उसके लिए। और मैंने अभी तक घुटना उसके सीने पे रखा हुआ था और एक बाजू से उसकी गर्दन पे रखा हुआ था ताकि हिल ना सके, और दूसरे हाथ में पिस्तौल था। वो हिल भी नहीं सकता था क्योंकि मैं उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और हाथ भी उसकी गर्दन पे था और दूसरे हाथ में पिस्तौल भी था। मैंने कार्ड निकाला और देखा तो मैं दूर से ही पहचान गया, ये तो पुलिस वाला कार्ड है। मैंने पढ़ा नहीं और मैं एकदम से समझ गया। मैंने कहा हाँ ये तो पुलिस का बंदा है। मैंने एकदम से बाजू हटा लिया, पिस्तौल पीछे हटा लिया और मैं घुटना हटा के पीछे हट गया। वो कुछ देर लेटा रहा और उसके बाद वो आराम से उठा और बोला, अब मैं पूछ सकता हूं तुम कौन हो? मैंने उसको अपना तारुफ कराया, मेरा नाम राशिद खान है और मैं स्पेशल ब्रांच से आया हूं। उसने कहा सर। वो एकदम से खड़ा हुआ, उसने मुझे सैल्यूट किया। सर आप बता देते कि आप आ रहे हैं तो ऐसा ना होता। उसने कहा नहीं, बस मैं निकल पड़ा, बता नहीं सका। बहरहाल अच्छा लगा कि तुम रात को, इसका मतलब है गश्त कर रहे हो। उसने कहा जी सर, मैं गश्त पे ही निकला हुआ था। राशिद खान ने कहा चलो फिर थाने चलते हैं। उसने कहा सर आपका सामान, उसने उस दरख्त के पीछे मैंने छोड़ दिया था। उसने जल्दी से सामान उठाया और यूं हम बातें करते हुए चल पड़े। थाने पहुंचे। थाने के साथ चंद क्वार्टर बने हुए थे, एक कमरा मेरे लिए खाली करा लिया गया और मैं जाते ही मैंने कहा सोने से पहले के बजाय कुछ करने से पहले मुझे खाना भी बाद में खाना है, पहले सारे वाकयात बताओ, क्या माजरा है। मैं वैसे इस केस को देख चुका हूं। उसने मुझे जितने भी वाकयात थे सारे बता दिए कि एक औरत नुमा डाइन है जो सबको परेशान कर रही है। मैं खुद गश्त पे हूं, सिपाहियों को गश्त पे भेजता हूं, लेकिन खौफ व हरास बहुत फैल चुका है उसकी वजह से, सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उसका कोई अभी तक सुराग नहीं लग सका। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने खाना वगैरह खाया, मेरा कमरा मेरे लिए सेट कर दिया गया था। एक लंबा सफ़र करके मैं पहुंचा था। मैं जाते ही सो गया। सुबह उठा, फ्रेश हुआ और जैसे ही मैं थाने पहुंचा तो एक नई खबर मेरी मुंतज़िर थी। मुझे एसएचओ शकील ने बताया कि सर कल रात को एक फिर वाकया हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ है, तफसील से बताओ। तो उसने बताया सर इस गांव का एक लड़का है जिसका नाम है इरफान। कल रात उस बला ने उस लड़के पे हमला किया है और वो लड़का बेहोश हो गया था। और जब वो बला उसकी छत के ऊपर चढ़ रही थी तो उसी के घर के सामने एक शख्स जो अपने कमरे की खिड़की खोल के वैसे ताज़ा हवा खाने के लिए सामने ही खड़ा देख रहा था कि उसकी निगाह सामने पड़ी तो उसने देखा एक बुर्का पहने हुए औरत ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही उसने देखा वो जल्दी से नीचे गया और लोगों को उसने बुलाना शुरू कर दिया कि वो जो बला है वो इरफान की छत की तरफ जा रही है। मोहल्ले वालों ने हिम्मत की कि हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ से हाथ रखे बैठे से क्या होगा। अगर वो है तो डंडे सोटे जिसके पास जो जो कुछ था वो सारे लेके उस लड़के के घर के बाहर पहुंचे। और जब दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोला गया और वो जल्दी से सारे ऊपर पहुंचे तो ऊपर वो लड़का बेहोश हो चुका था। वो बला
उसके भी बाल काट गई थी और उसके भी कपड़े उसने उसी तरह फाड़ दिए थे। अभी तक हम वहां पे गए ही नहीं हैं। आपका इंतजार हो रहा था कि आप जलना चाहेंगे या सर मैं हो आऊं, तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और यूं राशिद खान और शकील दोनों उस घर की तरफ रवाना हो गए।